सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन को हिंदी में कहेंगे नौकरी के लिए आवेदन पत्र। अब कक्षा 12 में जो लेटर राइटिंग है वो 7 अंक का है। तो जॉब एप्लीकेशन 2 प्रकार से कक्षा 12 में आ सकती है, एक तो एडवर्टाइजमेंट के आधार पर और एक विदाउट एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों प्रकार से मैं आपको ये समझाऊंगा और आज हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं डायरेक्ट प्रश्न के आधार पर विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अब जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है। अब जयपुर है, जयपुर में कोई होटल है, होटल में रिसेप्शनिस्ट का पद खाली है, तो जो होटल का मैनेजर है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देता है कि उसकी होटल में रिसेप्शनिस्ट का पद खाली है। अब वो जो भी उसके लिए आवश्यक योग्यता होती है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता देता है। फिर इसके बाद में जो भी पर्सन अपने आप को उस पद के लिए योग्य समझता है वो उसमें फॉर्म अप्लाई करता है। इसके बाद में इंटरव्यू होते हैं और इसके बाद में उसमें जितने भी लोगों को बुलाया जाता है और जितनी वैकेंसीज होती हैं या सिंगल वैकेंसी है तो फिर उसके आधार पर लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। तो जॉब एप्लीकेशन नौकरी के लिए आवेदन पत्र, अब इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जॉब एप्लीकेशन कक्षा 12 का टॉपिक है। मेनली ये है 7 अंक का कक्षा 12 में। अब कक्षा 10 में प्रैक्टिस के लिए ये टॉपिक है, डेस्क वर्क में दिया जाता है, लेकिन आज तक बोर्ड परीक्षा में जॉब एप्लीकेशन का प्रश्न कक्षा 10 में नहीं आया है। लेकिन कक्षा 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो कक्षा 12 है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 में जो लेटर राइटिंग है उसमें 4 प्रकार के लेटर्स हैं, तो उनमें एक लेटर ये है और इसके अंदर काफ़ी सारा मैटर होता है और स्टूडेंट अगर इसको लिखते हैं तो इसमें पूरे अंक प्राप्त करने की संभावना होती है। तो जॉब एप्लीकेशन, जॉब यानी होता है नौकरी, एप्लीकेशन आवेदन पत्र, तो नौकरी के लिए आवेदन पत्र। अब इसमें क्या क्या डाटा दिया गया है, क्वेश्चन कैसे आता है ये चेक करेंगे। तो यू आर महेश, आपका नाम महेश है। अब महेश तो सेंडर है, भेजने वाला। लिविंग इन बोली, बोली में रह रहे हो। महेश का जो रेजिडेंस है वो बोली है। अब राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन शब्द आ गया, टू दी तहसीलदार। अब तहसीलदार तो गवर्नमेंट ऑफिसर है। फिर तहसीलदार का डिपार्टमेंट है तहसील, और तहसील भी कहाँ की है, बोली की। और इस तहसीलदार ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि इसके ऑफिस में क्या वैकेंसी है। तो फॉर दी पोस्ट, पोस्ट यानी पद, ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल देते हैं, या क्लर्क जो होता है वो भी यही काम करता है। वर्तमान में तो कंप्यूटर का युग है, तो जो क्लर्क होता है उसका भी काम डाटा एंट्री का ही होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का ही होता है। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है ये रिक्त है इसके ऑफिस में, तो इसने विज्ञापन निकाला है। तो दैट वाज एडवर्टाइज्ड। अब एडवर्टाइजमेंट यानी होता है विज्ञापन, तो ये विज्ञापन दिया गया था इन दी। अब विज्ञापन किसी न्यूज़पेपर में दिया जाता है तो न्यूज़पेपर का नाम आ सकता है, जैसे इसमें न्यूज़पेपर का नाम आया है राजस्थान पत्रिका। फिर कौन सी दिनांक को विज्ञापन आया है, तो ये आया है 2 सितंबर 2020 को विज्ञापन आया है। और इंक्लूडिंग, अब इसमें 3 शब्द चलते हैं, CV, बायोडेटा और रिज्यूम, ये तीनों ही इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब जो मॉडर्न युग है उसमें गवर्नमेंट जॉब्स तो इतनी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब ढूंढते हैं, तो कंप्यूटर पर जाकर के अपना एक बायोडेटा बना लेते हैं, रिज्यूम बना लेते हैं, CV बना लेते हैं। उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उस पर्सन का होता है, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और उसका प्रिंट ले लेते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपीज कर लेते हैं बहुत सारी, और फिर जहाँ भी उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है
तो अपना बायोडाटा, सीवी या रिज्यूम उनको सबमिट करना होता है। तो ये हर पर्सन अपना तैयार कर सकता है। 3 नाम हैं इसके, सीवी, बायोडाटा या रिज्यूम। अब प्रश्न में अगर कोई भी नाम नहीं आया तो अपनी तरफ से तीनों में से किसी भी नाम का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में नाम आया है तो उसी का यूज करना है। अब एक बार फिर से ध्यान से इस प्रश्न को केयरफुली समझेंगे कि प्रश्न है जॉब एप्लीकेशन, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। अब आपका नाम आया महेश। महेश यहाँ सेंडर भी है और एप्लीकेंट भी है, मतलब आवेदन कर रहा है। अब महेश रह रहा है बोली में। एक एप्लीकेशन लिखनी है तहसीलदार को। अब तहसीलदार का डिपार्टमेंट हो गया तहसील, और तहसीलदार भी कहाँ का है, बोली का। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इस जगह बोली आता। कोई व्यक्ति बोली का रहने वाला है, नौकरी कहीं भी कर सकता है। ये जो वैकेंसी है ये लालसोट में भी निकल सकती है, निवाई में भी निकल सकती है, जयपुर में भी निकल सकती है, अजमेर में भी निकल सकती है। व्यक्ति का रेजिडेंस अलग हो सकता है और व्यक्ति का जो जॉब प्लेस है वो अलग हो सकता है। तो इस प्रश्न में दोनों स्थान सेम है। अब फॉर द पोस्ट पद तो आएगा, जॉब एप्लीकेशन जिसका मतलब ही है नौकरी के लिए आवेदन पत्र। तो प्रश्न में और कोई डाटा चाहे ना दिया हो, लेकिन पद तो अवश्य आएगा कि कौन से पद के लिए आवेदन करना है। तो पद है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका दूसरा नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, क्लर्क का भी यही काम होता है। और दैट वाज एडवर्टाइज्ड, जिसका विज्ञापन दिया गया था इन दी राजस्थान पत्रिका, अखबार का नाम आ गया राजस्थान पत्रिका में। विज्ञापन आया था 2 सितंबर 2020 को। और इसको महेश को जो अप्लाई करना है तो इसको साथ में सबमिट करना है अपना रिज्यूम। ये रिज्यूम शब्द इसमें आ गया। अब इसमें इसके जो 2 सिमिलर वर्ड्स हैं जैसे बायोडाटा है, सीवी है, उनका यूज नहीं करेंगे। अब 2 सितंबर को ये विज्ञापन आया। अब ये जो महेश है इसने इस विज्ञापन को राजस्थान पत्रिका में पढ़ा। पढ़ने के बाद इसको लगा कि ये इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो भी आवश्यक योग्यता है, जैसे कि मान लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीए होनी चाहिए, या एडिशनल क्वालिफिकेशन अभी RSCIT का सर्टिफिकेट हो, और काम ही कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो उसकी हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, उसकी जो स्पीड है वो शानदार होनी चाहिए। तो मान लो इसकी हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग की जो डिमांड है एडवर्टाइजमेंट में स्पीड की, वो है 70 शब्द प्रति मिनट। तो मान लो इसकी इतनी स्पीड है और ये इस नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए पूर्णतया पात्र है। तो 2 सितंबर को तो विज्ञापन आया है, और जब इसमें लास्ट डेट होती है कि कितनी तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि आज 10 सितंबर है। अब मान लो इसमें डेट आ गई कि इसमें 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आज 10 सितंबर को ये जॉब एप्लीकेशन लिख रहा है, 10 सितंबर को ये इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। अब ये तो है प्रश्न के आधार पर, इसमें तो प्रश्न में आ गया जो भी डाटा है इसके आधार पर जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये तो है इसका फर्स्ट टाइप। एक और है इसका सेकंड टाइप, जिसमें एडवर्टाइजमेंट दिया गया होता है। फिर उस एडवर्टाइजमेंट के आधार पे डाटा उसमें से कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस जॉब एप्लीकेशन को एडवर्टाइजमेंट के आधार पर समझाऊंगा। अब एडवर्टाइजमेंट तो कक्षा 12 में अलग से टॉपिक भी है। तो कक्षा 12 में जो एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है उसके अंदर उसी में से ये मैटर आएगा। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया होता है न्यूज़पेपर का, और फिर उस एडवर्टाइजमेंट के आधार पर उसके अंदर से डाटा कलेक्ट करना है। तो ये प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्या क्या इसमें डाटा दिया गया है, कौन सा डाटा इसमें नहीं दिया गया हो सकता था, और क्या इसमें मुख्य रूप से आवश्यक है, मिनिमम आपको इसमें क्या मिलना चाहिए। अब जैसे नाम है तो इसमें मैंने आपको बताया कि महेश सेंडर भी है और एप्लीकेंट भी है, एक प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, बोली में रह रहा है। अब जगह भी बोली में ही रिक्त है, बोली की जो तहसील है उसमें तहसीलदार ने विज्ञापन दिया है, और जो वैकेंसी है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की। मैंने आपको बताया कि इस जगह दूसरे नंबर पर ये जो बोली आया है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बोली आता, जगह कहीं पर भी खाली हो सकती है, वैकेंसी कहीं पर भी हो सकती है। पद है कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसका जो विज्ञापन है वो आया है राजस्थान पत्रिका में, 2 सितंबर को आया है। आज 10 सितंबर को इसको लिख रहे हैं, और आपको इसके साथ में अपना जो रिज्यूम है
वो एनक्लोज्ड करना है, संलग्न करना है, अटैच करना है। रिज्यूम के दो सिमिलर वर्ड्स और हैं जो मैंने आपको बताया, रिज्यूम, सीवी और बायोडेटा। तो अगर प्रश्न में कुछ नहीं आता तो तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में रिज्यूम वर्ड आ गया तो फिर रिज्यूम का ही यूज करेंगे। अब इसके बाद में इस जॉब एप्लीकेशन का आंसर लिखना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से इम्प्रेसिवली, और सबसे ज़्यादा मैटर है इसमें सबसे ज़्यादा मैटर है, और किस प्रकार से इम्प्रेसिवली स्टूडेंट्स जॉब एप्लीकेशन को बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने पर लिख सकते हैं और पूरे 7 में से 7 अंक इसमें इजी वे में प्राप्त कर सकते। 45 रामनगर। अब प्रश्न में तो कुछ आया नहीं था, मकान नंबर कॉलोनी, तो ये अपनी तरफ से लिख दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिख दिया बोली, और इन दोनों को दे दिया नंबर 1। ये हो गया सेंडर का एड्रेस, और महेश सेंडर के साथ साथ इसमें एप्लीकेंट भी है, तो ये भी बोल सकते हैं कि एप्लीकेंट का एड्रेस। अब दूसरे नंबर पर दिनांक जब लिख रहे हैं, तो आज लिख रहे हैं तो इसमें आज की दिनांक आ गई 10 सितंबर 2020। ये हो गया इसका दूसरा भाग। अब तीसरे नंबर पर आएगा रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। तो प्राप्तकर्ता कौन है इसमें? बोली तहसील का जो तहसीलदार है। वो पूरा डाटा प्रश्न में मिलेगा कि किसको ये जॉब एप्लीकेशन लिखी जानी है, तो प्रश्न से ही कॉपी कर रहे हैं। तो दी तहसीलदार, और दी तहसीलदार के नीचे इसका डिपार्टमेंट तहसील, और इसके नीचे स्थान। अब स्थान आ गया बोली, और इन तीनों पंक्तियों को नंबर देंगे 3। ये है रिसीवर का एड्रेस। अब चौथे नंबर पर आएगा सब्जेक्ट। अब इसका सब्जेक्ट किस प्रकार से सेट करना है? तो सब्जेक्ट में सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ ए। अब जो भी पद है जिसके लिए लिख रहे हैं, तो इसमें आया था कंप्यूटर ऑपरेटर। ये हो गया इसका पद नाम, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर। और ये कौन सा भाग है? ये है चौथा भाग, सब्जेक्ट। अब इसके बाद में 5वें भाग में, जैसा कि आप जानते हैं पहले से, सर लिखेंगे और जो पूरी लाइन है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करूं, उसके पहले इसके कैपिटल लेटर्स चेक कर लेते हैं। तो ये राम का आर, नगर का एन, बोली का बी पूरा लेफ्ट में लिखा गया है। ये सितंबर का एस, टी, इधर दी का टी, तहसीलदार का टी, तहसील का टी, बोली का बी, फिर सब्जेक्ट का एस, इधर से ये सब्जेक्ट शुरू हुआ तो एप्लीकेशन का ए, और ये सर का एस। ये सब इसमें कैपिटल लेटर में आएंगे। पांचों जो पार्ट्स हैं उनकी नंबरिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दोबारा ध्यान से समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे केयरफुली कि ये पांचों भाग इसके किस प्रकार से सेट करने हैं। अब मैंने पहले जो लेटर राइटिंग के जितने भी वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उनमें सब में मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर 1 है ये बिल्कुल कॉमन है कि यहाँ हमेशा सेंडर का एड्रेस आता है, जिसमें मैंने आपको फिक्स बता दिया कि भाई अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है मकान नंबर कॉलोनी तो अपनी तरफ से लिख लीजिए। तो 45 रामनगर। अब स्थान तो इसमें आया था बोली। ये तो हो गया नंबर 1 सेंडर का एड्रेस, और एक नाम और है जॉब एप्लीकेशन के रेफरेंस में इसका एप्लीकेंट का एड्रेस। अब दूसरे नंबर पर दिनांक जिस दिन लिख रहे हैं, अब 2 तारीख को तो विज्ञापन आया था 2 सितंबर को, और आज 10 सितंबर को वो लिख रहा है। फिर तीसरे नंबर पर दी तहसीलदार, दी के बाद में किसी ऑफिसर का नाम आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, क्योंकि उसी ने विज्ञापन दिया है। और उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट का नाम आएगा, तो वो भी प्रश्न में मिल जाएगा, और उसके नीचे स्थान। तो इसमें तो स्थान भी कॉमन है, ऊपर भी बोली और नीचे भी बोली। ये जो वैकेंसी है ये बोली की तहसील में ही है। तो दी तहसीलदार, तहसील बोली, नंबर 3 इनका नाम हो गया रिसीवर का एड्रेस। अब इसके बाद में इसका चौथा भाग सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले ये आया ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये मानिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ से लेकर के ये ए या एन। अब जैसे ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर है,
तो इसके पहले तो आर्टिकल आ गया ए। अब मान लो इंग्लिश लेक्चरर की वैकेंसी होती तो यहाँ पर आता एन, वो तो आपको प्रश्न में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए या एन, यहाँ तक तो फिक्स मानिए, यहाँ तक तो बिल्कुल इसकी फिक्स लर्निंग आपको होनी चाहिए। और उसके बाद में जो भी पोस्ट है, उसके बाद में जो भी वैकेंसी है, उसका नाम लिख दीजिए कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, हिंदी टीचर है, इंग्लिश लेक्चरर है, रिसेप्शनिस्ट है, क्लर्क है, एलडीसी है, डॉक्टर है, कंपाउंडर है, जिसकी भी वैकेंसी है उस पोस्ट का नाम इधर लिख देना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए या एन, वो आर्टिकल स्वर और व्यंजन के आधार पे सेट हो जाएगा और वो आपको ऑलरेडी सेट ही मिलेगा प्रश्न में। और उसके बाद में ये जो है ना कंप्यूटर ऑपरेटर, ये पद का नाम है। तो ये आपको प्रश्न से पता चला है कि बोली की तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वैकेंसी है। और इसके बाद में 5वें नंबर पर सर लिख के पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये जो पांचों भाग हैं, इन पांचों भाग की आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और जो भाग हैं उनकी तो आपको प्रैक्टिस पहले से है, विशेष तौर से इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कैसे सेट करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए या एन, अब उसके बाद में जो भी पोस्ट का नेम होगा वो आ जाएगा। तो ये मैटर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में प्रारंभ करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी। वो इसका काफ़ी डिटेल्ड है, उसमें फिक्स लाइंस की मात्रा ज़्यादा है, फिक्स लाइंस के भी इसमें कई पार्ट्स हैं। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे कम्युनिकेशन। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट with reference to your advertisement in the राजस्थान पत्रिका dated 2 सितंबर 2020 for the post of a computer operator. I want to apply for this post. ये तो हो गया इसमें कम्युनिकेशन का फिक्स पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद में फिर कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट जो इसके नीचे अलग से लिखेंगे, ये तो हो गया विद से लेकर के पोस्ट तक। अब इसके बाद में अलग से लिखेंगे नीचे, ये मैं तीर का चिन्ह लगा रहा हूँ, बिसाइड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस I have been a good player of football. I got many सर्टिफिकेट्स। तो ये चलेगा बिसाइड से लेकर के सर्टिफिकेट्स तक। इसके बाद में अगला इसका फिक्स पार्ट, इफ गिवन
me a chance, I promise to serve your institute to the best of my abilities। तो ये है इसका कम्युनिकेशन नंबर 6, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन लेटर बॉडी। इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसका नंबर तो 6 है लेकिन इसमें 3 पार्ट्स हैं जिनका आप फिक्स लाइंस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में तो मिनिमम होनी चाहिए 60 वर्ड्स की लैंग्वेज, तो इसमें काफ़ी लैंग्वेज है, आपको अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है और बहुत इम्प्रेसिवली आप इसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके ये जो फिक्स्ड लाइंस के 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 विद से प्रारंभ हो जाएगा, तो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दी राजस्थान पत्रिका। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न में न्यूज़पेपर का नाम आए, अब इसमें तो आया था तो ये लिख दिया राजस्थान पत्रिका। मान लो नहीं आता तो अपनी तरफ से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक इजी नाम एडिटर के लेटर में भी बताया था, तो राजस्थान पत्रिका। अब डेटेड दिनांक, अब इसमें तो ये भी आया था कि ये विज्ञापन कौन सी दिनांक को जारी हुआ है। अगर मान लो ये डेट भी नहीं दी गई होती तो जिस दिन जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे उसके कम से कम 7-8 दिन पहले की डेट अपनी तरफ से सेट कर देनी है। तो जैसे आज 10 सितंबर है और इसमें तो दिया गया था प्रश्न में 2 सितंबर, तो ये डेट सेट कर ली, पर ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न में मिल जाए। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ये पद का नाम, ये आवश्यक है, ये तो आपको प्रश्न में मिल जाएगा। और फिर कोमा लगाना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो ये विद से लेके और पोस्ट तक, ये मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इसको सेट करके आपको बताया और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये हो गया फिक्स लाइंस का फर्स्ट पार्ट। ये फिक्स लाइंस का फर्स्ट पार्ट है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 2 सितंबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर कोमा आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये पहला शब्द तो विद है और अंतिम शब्द है पोस्ट। ये आपको कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग में ये फर्स्ट पार्ट फिक्स लाइंस का सेट करना है। अब इसमें मैं फिर आपको बता दूं कि हो सकता है न्यूज़पेपर का नाम ना आए तो अपनी तरफ से फिक्स नाम एक लिख सकते हैं, जैसे डेली न्यूज़ लिख दिया। हो सकता है दिनांक ना आए कि एडवर्टाइजमेंट कब जारी हुआ था, तो जिस दिन लिखेंगे उसके 5, 6, 7, 8 दिन पहले की कोई सी भी डेट सेट कर सकते हैं। पद का नाम तो आएगा ही आएगा जॉब एप्लीकेशन में, तो जो पोस्ट नेम है वो प्रश्न से सेट करना है और पोस्ट तक इसको उतार देना है। तो अब एक बार काउंट करेंगे कि इसमें कितने डाटा हैं। नंबर 1 न्यूज़पेपर का नेम, नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट की डेट और नंबर 3 पोस्ट का नेम। तो ये हर जॉब एप्लीकेशन में आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया इसका फिक्स्ड लाइंस का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए, जॉब एप्लीकेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, ये पहला शब्द है बिसाइड्स और अंतिम शब्द है सर्टिफिकेट्स। कि बिसाइड्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर कोमा आ जाएगा कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अलावा आई हैव बीन ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। और आई गोट मैनी सर्टिफिकेट्स, मैंने अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त किए। तो मतलब ये जो एप्लीकेंट है इसका गेम्स की तरफ भी रुझान है, तो किसी भी जॉब एप्लीकेशन में, इसमें ही नहीं किसी भी जॉब एप्लीकेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये जो फिक्स्ड लाइंस का फर्स्ट पार्ट है
उसके बाद में ये सेकंड पार्ट अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। इससे जॉब एप्लीकेशन में इम्प्रेशन बढ़ेगा और सभी विद्यार्थियों को ये पार्ट जोड़ना है, इसका याद कर लेना है अच्छी तरह, इसकी लर्निंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बिसाइड्स माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर कोमा, आई हैव बीन ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल और आई गॉट मेनी सर्टिफिकेट्स। यहाँ तक हो गया। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसके बाद में कम्युनिकेशन में फिक्स्ड लाइंस का जो लास्ट पार्ट है वो देखेंगे। इसको लास्ट पार्ट कह सकते हैं या थर्ड पार्ट कह सकते हैं। ये इफ से प्रारंभ होगा और एबिलिटीज पे लास्ट होगा, मतलब फर्स्ट वर्ड तो होगा इफ और लास्ट वर्ड होगा एबिलिटीज। कि इफ गिवन मी ए चांस, कि यदि आपने मुझे अवसर दिया, यदि आपने मुझे इस जॉब पर रखा, यदि आपने मुझे इस जॉब के योग्य समझा, मुझे ये जॉब दिया, तो आई प्रोमिस, यहाँ कोमा आएगा चांस के बाद, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, टू सर्व योर इंस्टीट्यूट, आपके संस्थान की। अब इंस्टीट्यूट में कुछ भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, होटल, कुछ भी। तो मैं आपके संस्थान की सेवा करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, मेरी सर्वाधिक योग्यताओं के अनुरूप, जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ, जितनी बेस्ट परफॉर्मेंस मैं दे सकता हूँ वो बेस्ट परफॉर्मेंस में दूंगा। तो ये जो लाइन है कि इफ़ गिवन मी ए चांस, फिर कोमा, आई प्रोमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। तो जनरली इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं आपके संस्थान की पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण सत्यनिष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से सेवा करूँगा, मैं मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा अगर आपने मुझे ये जॉब दी। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके 3 भाग। तो ये हो गया इसका नंबर 3। तो ये जॉब एप्लीकेशन में जो नंबर 6 है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी, तो इसके अंदर ये 3 पार्ट्स हैं जो आपको लिख देने हैं। अब इसके अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो मैंने आपको बताया कि जैसे न्यूज़पेपर का नाम है ये चेंज होगा, ये दिनांक है ये चेंज होगी, और जो पद का नाम है वो चेंज होगा। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है और ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसको याद कर लेना है और किसी भी जॉब एप्लीकेशन में इसको सेकंड और थर्ड नंबर पे सेट कर देना है। अब जो पहला भाग था कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपके विज्ञापन के संदर्भ में इंदिरा राजस्थान पत्रिका जो आपने राजस्थान पत्रिका में दिया है 2 सितंबर 2020 को, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए, फिर यहाँ कोमा है, तो आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। भाई अप्लाई, आवेदन करना, अप्लाई से ही बना है एप्लीकेशन, जिसका हिंदी अर्थ हम बोलते हैं कि आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। तो इसका जो कम्युनिकेशन है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो 60 वर्ड्स की लिमिट है ना, वो ऑलरेडी पूरी हो रही है। स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, ये 60 वर्ड्स हो चुके हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट यूजफुल है कि जॉब एप्लीकेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए उनको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है, ये फिक्स्ड लाइन्स की सेटिंग करनी है। तो मैंने आपको फिक्स्ड लाइन्स के समझाए हैं 3 पार्ट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो 3 डाटा हैं वो चेंज होंगे। फर्स्ट पार्ट है विद से लेकर के पोस्ट तक, और जो सेकंड पार्ट है वो है बिसाइड्स से लेकर के सर्टिफिकेट्स तक, और जो थर्ड पार्ट है वो है इफ से लेकर के एबिलिटीज़ तक। तो इस प्रकार से इम्प्रेसिवली कम्युनिकेशन को लिखा जाना है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये लाइंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, इनकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर ढंग से आपको करनी है। अब एक बार मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन से 3 डाटा हैं जो मैंने आपको अभी बताया है कि वो डाटा हर जॉब एप्लीकेशन में चेंज होंगे। एक तो ये अखबार का नाम है नंबर 1, हो सकता है न्यूज़पेपर का नाम दिया हो सकता है न्यूज़पेपर का नाम ना दिया हो तो अपनी तरफ से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेली न्यूज। फिर डेट नंबर 2। अब डेट का मैंने आपको बताया कि जो डेट है तो जिस दिन हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके 7-8 दिन पहले की डेट सेट कर दीजिए। और एक ये पोस्ट का नेम है तो पोस्ट का नेम तो चेंज होगा ही, और मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर का नेम और डेट हो सकता है प्रश्न में ना मिले, लेकिन जो पद है
तो पद नाम तो, पोस्ट का नेम तो, जो जॉब वैकेंसी जिस जॉब के लिए है उस जॉब का नाम तो अवश्य आपको प्रश्न में मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह कि इसके 3 पार्ट्स हैं, इनको याद कर लेना है और अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट पार्ट में 3 डाटा हैं, ये आपको हर जॉब एप्लीकेशन में चेंज करने पड़ेंगे। और सेकंड और जो थर्ड पार्ट है वो तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और इन 3 पार्ट्स का यूज करके आप अपनी जॉब एप्लीकेशन का जो 6th पार्ट है कम्युनिकेशन या लेटर बॉडी, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स कि कम्युनिकेशन के बाद लिखेंगे थैंकिंग यू। ये हो गया इसका 7वां भाग। थैंकिंग यू का टी रहेगा कैपिटल। इसके बाद में योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली लिखेंगे। ये हो गया इसका 8वां भाग। ये योर्स का वाई रहेगा कैपिटल। इसके बाद में नेम लिखेंगे, जो नेम प्रश्न में दिया हुआ था, और अगर नहीं दिया गया था तो अपनी तरफ से सेट करना है। तो नेम, तो नेम इसमें तो आया था महेश। ये हो गया इसका 9वां भाग। और इसके बाद में इसमें एक स्पेशल फीचर जुड़ेगा 10वां भाग, जिसका नाम है एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज्ड का हिंदी अर्थ होता है संलग्न, कि आपने इसके साथ में क्या अटैच किया है। तो प्रश्न में दिया गया था रिज्यूम, ये आपने इसके साथ में अटैच किया है। अब एक बार कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो थैंकिंग यू का टी, योर्स फेथफुली इसका वाई, अब नेम का एन, महेश का एम, एनक्लोज्ड का ई, और ये रिज्यूम का आर। तो इस प्रकार से ये इसके 10 भाग हो गए। एक बार मैं आपको फिर समझा दूं। पहले आपने लेटर राइटिंग में देख रखा है कि थैंकिंग यू आता ही है। अब जॉब एप्लीकेशन में जो सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली लिखते हैं। इसके नीचे नेम, अब जो भी एप्लीकेंट का नेम है वो नेम इसमें आ जाएगा। तो इसमें नेम दिया गया था महेश। और इसके बाद में ये इसमें स्पेशल फीचर है जो इसका 10वां भाग है कि एनक्लोज्ड। अब एनक्लोज्ड का हिंदी अर्थ होता है संलग्न, कि आपने इसके साथ क्या अटैच किया है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि 3 वर्ड्स हैं और तीनों ही इंग्लिश वर्ड्स हैं, तीनों ही सिमिलर हैं, सीवी, बायोडेटा और रिज्यूम। तो जो सीवी, बायोडेटा, रिज्यूम है, इन तीनों में से किसी भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिज्यूम आया है तो रिज्यूम का ही यूज करना था। तो एनक्लोज्ड के बाद में लिख दिया रिज्यूम। अब मैंने आपको बताया कि ये जॉब एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ में अटैच क्या करना है, रिज्यूम। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक इम्प्रेसिव रिज्यूम बना सकते हैं। और अब इसके जस्ट नीचे रिज्यूम लिखा जाएगा। तो अब रिज्यूम को लिखना प्रारंभ करते हैं। वी आर रिज्यूम। अब इसमें रिज्यूम वर्ड आया था प्रश्न में, तो इसमें रिज्यूम में लिखना है। अब देखेंगे कि कैसे एक इम्प्रेसिव रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बीच में कैपिटल लेटर में लिख दिया रिज्यूम, क्योंकि ये प्रश्न में आया था। और इसके 2 सिमिलर वर्ड्स और हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, बायोडेटा और सीवी। अब देखेंगे किस प्रकार से एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखा जाता है। तो रिज्यूम के पॉइंट, तो नंबर 1 है नेम। नेम, अब वहाँ तो केवल नेम में महेश आया था, अब यहाँ तो पूरा लिखना है कंप्लीट। तो इसका सरनेम भी लिखना है। तो जैसे ये मैंने लिख दिया नेम महेश शर्मा, ये लिख दिया। अब इसके बाद में नंबर 2 पे लेते हैं फादर नेम। फादर नेम, अब फादर नेम श्री लगाया, श्री रमेश शर्मा। और ये जो रिज्यूम है ना, ये मिडिल में लिखा जाना है, ये पेज के बिल्कुल बीच में लिखा जाना है। अब नंबर 3, अब जैसे DOB, डेट ऑफ बर्थ, समझ गए होंगे आप। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो जैसे अपनी तरफ से ले लिया 2/11/95। अब इसके बाद में नंबर 4, इसकी एज। अब एज ले ली इसकी 25 ईयर्स, ये हो गई इसकी एज।
अब इसके बाद में नंबर 5, अब नंबर 5 पे जैसे सेक्स, तो मेल या फीमेल, मैं दोनों लिख के आपको बता रहा हूँ। अब जैसे सेक्स, तो अगर वो लड़का है तो मेल करना है और लड़की है तो फीमेल करना है। अब जब कंप्यूटर पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, तो वहाँ पे इनमें टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर सेक्स मेल फीमेल, अब महेश है तो ये मेल के ऊपर मैंने टिक कर दिया। फिर नेक्स्ट 6, अब 6 में जैसे नेशनलिटी, अब नेशनलिटी में इंडियन, ये फिक्स रहेगा कि राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन। फिर इसके बाद में नंबर 7, यहाँ पर जैसे लिख दिया होम एड्रेस, होम एड्रेस। अब होम एड्रेस में ऊपर आया भी था 45 रामनगर बौली। तो ये मैं आपको समझाता हूँ अब। तो रिज्यूम, तो जैसे नंबर 1 नेम, अब नेम इसमें दिया गया था महेश, उसके आगे सरनेम और जोड़ दिया, तो नेम महेश शर्मा। इसके बाद फादर नेम, तो श्री रमेश शर्मा। अब डेट ऑफ बर्थ अपनी तरफ से लिख दी, इमेजिनरी काल्पनिक 2/11/95। अब एज 25 ईयर्स। अब सेक्स, ये मैंने दोनों ऑप्शन आपको लिख करके बता दिए कि सेक्स मेल और फीमेल। अब अगर लड़का है तो मेल पे टिक कर दिया, लड़की है तो फीमेल पे टिक कर दिया। इसके बाद में नेशनलिटी, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता में हम सभी इंडियंस केवल एक ही लिखते हैं इंडियन, क्योंकि जो इंडिया है उसमें एकल नागरिकता है, तो इंडिया में दोहरी नागरिकता का प्रचलन नहीं है। तो कभी भी हम कोई फॉर्म में अप्लाई करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसका एक ही आंसर होता है नेशनलिटी का, राष्ट्रीयता का, इंडियन। उसके बाद में होम एड्रेस, अब इसका होम एड्रेस आया भी था, तो 45 रामनगर बौली, ये हो गया इसका होम एड्रेस। और अभी रिज्यूम में और पॉइंट्स बाकी हैं। अब देखते हैं रिज्यूम के आगे के पॉइंट्स के अब और इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं रिज्यूम को इम्प्रेसिव बनाने के लिए। तो अभी मैंने जितना बताया उसकी आपको लर्निंग होनी चाहिए। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, नेशनलिटी और होम एड्रेस। और मिडिल में लिखना है, इम्प्रेसिवली लिखना है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखते हुए लिखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये तो तीनों ही कैपिटल हो गए। फिर एज, ये कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना इसमें आपको है। तो यहाँ तक हो गए इसके 7 पॉइंट। अब देखते हैं इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट्स। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस में 2 ऑप्शन होंगे, मैरिड या अनमेरिड, मैरिड या अनमेरिड। तो इसमें प्रश्न में तो कुछ भी नहीं दिया गया था, तो जैसे इसमें टिक कर दिया मैरिड पर। अब इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम, आजकल जो ग्रेजुएशन है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई है ज़्यादातर जो वैकेंसीज के लिए। तो जैसे इसमें लिख दिया बीए। अब बीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए। अब इसके बाद में 10वां पॉइंट, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये हो गया इसका 10वां पॉइंट।
अब एडिशनल क्वालिफिकेशन में एक तो राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में सब जगह जो कोर्स अनिवार्य किया है उसका नाम है RSCIT कंप्यूटर का। वो तो हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का हो प्राइवेट हो, मिनिमम वो कोर्स होना चाहिए। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि नंबर 1 तो RSCIT ये इसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता के अलावा। अब नंबर 2 में इसमें क्या लिखेंगे, इसका तो काम ही क्या रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो इसकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड है वो शानदार होनी चाहिए। तो नंबर 2 पे लिखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग में इसकी जो गति है वो लिख देते हैं 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट, ये इसकी गति हो गई। तो ये हो गई इसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं 11 एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम किसी जॉब को करेगा तो उसमें एक्सपीरियंस की कमी होगी। तो ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास में कोई एक्सपीरियंसड पर्सन आता है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में कंपाउंडर की वैकेंसी है। अब एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो GNM करके या BSc नर्सिंग करके फर्स्ट टाइम उनके हॉस्पिटल में सर्विस देगा, और एक ऐसा होगा जो पहले कहीं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में 5 साल 10 साल कार्य कर चुका है। तो वो जो 5 साल 10 साल कार्य कर चुका है उसको उस कार्य की बहुत अच्छी तरह नॉलेज है, इसलिए कोशिश यही रहती है प्राइवेट सेक्टर में कि वो एक्सपीरियंस को बहुत महत्व देते हैं, और जो एक्सपीरियंसड पर्सन है उसको वो सर्वप्रथम जॉब पर रखते हैं, चाहे उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़े। तो एक्सपीरियंस, अब इसका एक्सपीरियंस मतलब इसने पहले भी कहीं काम किया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का, कहाँ किया हुआ है वो भी लिख सकते हैं, और नहीं तो मिनिमम इसमें कुछ भी अपनी तरफ से बता सकते हैं, जैसे 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स का मतलब कि इसने 3 वर्ष पहले कहीं पर कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य किया हुआ है। अब इसके बाद में 12वां, अब आजकल मोबाइल का युग है, अगर इसको ये जॉब प्राप्त हो गई तो बाद में जो इसके पास सूचना आएगी वो मोबाइल के माध्यम से ही आएगी। तो इसमें अपना मोबाइल नंबर जो है वो एप्लीकेंट दे सकता है, और इसके बाद में 13वां ईमेल, इसमें अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल ये भी इसमें लिख सकते हैं, अपनी तरफ से काल्पनिक भी बना के लिख सकते हैं। अब जैसे मोबाइल नंबर है, कोई भी मोबाइल नंबर ले लिया, अब ईमेल है, अभी इसमें नाम आ ही गया था महेश, तो अब जैसे बना दिया, मैंने आपको ईमेल पढ़ाए हैं कक्षा 10 में, ईमेल का टॉपिक है कि maheshboli@gmail.com। तो अब देखेंगे रिज्यूम में, पहले हम 7 पॉइंट देख चुके थे, अब 8 से। एक तो मैरिटल स्टेटस कि मैरिड है या अनमेरिड है, तो ये अपनी तरफ से मैरिड पे टिक कर दिया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, अब शैक्षणिक योग्यता है इसकी BA, आजकल ग्रेजुएशन तो हर जॉब वैकेंसी में मिनिमम हो गया। अब एडिशनल क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त योग्यता, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जॉब वैकेंसी हो, चाहे डॉक्टर की हो, कंपाउंडर की हो, क्लर्क की हो, या इंग्लिश लेक्चरर की हो, या साइंस टीचर की हो, किसी की भी हो, उसमें आप कॉमनली एडिशनल क्वालिफिकेशन में नंबर 1 पे लिख दीजिए RSCIT। ये तो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई राजस्थान गवर्नमेंट के जॉब्स को प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद में अब अलग से इसमें नंबर 2 इसलिए जोड़ा है कि इसका तो काम ही क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनका तो काम ही दिन भर यही होता है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का, ये टाइपिंग करते हैं, फिर इसके बाद में उस पेपर का प्रिंट निकालते हैं, और जो डिपार्टमेंट्स में सूचनाओं का एक्सचेंज होता है। तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग की गति इसकी शानदार होनी चाहिए, तो वो लिखी है 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन ये हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग जो है ना एडिशनल क्वालिफिकेशन में नंबर 2, इसका तो आप यूज करेंगे केवल
कंप्यूटर ऑपरेटर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, या जैसे टाइपिस्ट भी एक पद है, सिमिलर नेम है इसी की तरह, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, या जैसे क्लर्क, तो इसके अंदर ही इसका यूज करना इंडियन इंग्लिश टाइपिंग का। और एडिशनल क्वालिफिकेशन में RSCIT एडिशनल क्वालिफिकेशन नंबर डाल के अतिरिक्त योग्यता, RSCIT आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, किसी भी जॉब वैकेंसी में जोड़ सकते हैं। अब एक्सपीरियंस, अब प्रश्न में तो दिया गया था नहीं, कई बार प्रश्न में दिया गया होता है एक्सपीरियंस, तो ये अपनी तरफ से लिख दिया कि 3 इयर्स का इसको एक्सपीरियंस है। इसके बाद में मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और इसके बाद में ईमेल जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रिज्यूम में मैंने आपको 13 पॉइंट बताए। पॉइंट्स इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं, पॉइंट्स इसमें कम भी किए जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक रिज्यूम को प्रभावशाली बनाने के लिए और आपको इतना करना ही है, तो इन सारे पॉइंट्स की आपको लर्निंग होनी चाहिए, रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनको बिल्कुल रिज्यूम और मैंने 2 सिमिलर वर्ड्स आपको और बताए, रिज्यूम है, बायोडाटा है, CV है, इसको पूरी जॉब एप्लीकेशन समाप्त होने के बाद में, जहाँ मैंने आपको बताया पहले जो 10वां पॉइंट था इनक्लोज्ड, और इनक्लोज्ड के सामने लेफ्ट में लिख दिया था रिज्यूम, उसके बाद में बिल्कुल मिडिल में कैपिटल लेटर्स में CV, बायोडाटा या रिज्यूम, और फिर उसके नीचे ये पॉइंट्स आपको क्रिएट करने हैं। और इसमें जो डाटा नहीं दिया गया है वो डाटा अपनी तरफ से सेट करना है। अब इसके बाद एक बार कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो ये मैरिटल स्टेटस, उसकी वैवाहिक स्थिति, तो मैरिड तो वो शादीशुदा है, और अनमेरिड शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है, तो ये कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये तो कैपिटल में आएगा ही, बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन, अब ये RSCIT, फिर ये जैसे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 80 वर्ड्स पर मिनट। अब एक्सपीरियंस, ये मोबाइल नंबर, ये नंबर का N, मोबाइल का M, और ईमेल, तो ये कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। रिज्यूम को बहुत इंप्रेसिव बनाना है, बिल्कुल मिडिल में लिखना है। और जितने मैंने आपको समझाए, अब कम से कम 13 पॉइंट्स का तो आपको प्रयोग इसमें करना ही है, क्योंकि जितना प्रभावशाली रिज्यूम होगा, जितना प्रभावशाली CV, बायोडाटा, रिज्यूम होंगे, तो उस जो जॉब वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो जब उसके इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी उसके अंदर सेलेक्ट होने की। तो इसलिए रिज्यूम तो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। तो अब ये टॉपिक तो समाप्त होता है जॉब एप्लीकेशन का। अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कक्षा 12 में 4 प्रकार के लेटर्स हैं, और जो लेटर्स हैं वो 7 अंक के हैं। एक तो हैं ऑफिशियल लेटर्स, तो ऑफिशियल लेटर्स के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ। ऑफिशियल कंप्लेंट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ऑफिशियल इंक्वायरी और ऑफिशियल कंप्लेंट प्लस एप्लीकेशन, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 में सेम है। इसके बाद में है कक्षा 12 में लेटर्स टू एडिटर्स। तो एडिटर के 2 पत्र हैं, एक तो कंप्लेंट का और एक एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। इसके बाद में है जॉब एप्लीकेशन, और इसके बाद में है बिजनेस लेटर्स। तो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए जॉब एप्लीकेशन करना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि अन्य जो लेटर्स हैं उनमें तो 1 पेज भरेंगे, जॉब एप्लीकेशन में 2 पेज भरेंगे। कम्युनिकेशन में फिक्स लाइंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, और इम्प्रेसिवली जॉब एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। और लास्ट में तो CV, बायोडाटा, रिज्यूम, इन तीनों में से कोई भी एक नाम लेकर के स्कोर सेट करना है, तो इतने आपके शब्द बढ़ जाएंगे। मतलब 2 पेज में बहुत ढंग से जॉब एप्लीकेशन लिखी जा सकती है। तो मेरी तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों को सलाह है कि अगर जॉब एप्लीकेशन का प्रश्न आता है और फिर उसके अथवा में चाहे ऑफिशियल लेटर्स आ जाएं, चाहे एडिटर के लेटर्स आ जाएं, चाहे बिजनेस लेटर्स आ जाएं, तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए जॉब एप्लीकेशन को, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्ड मैटर है, इम्प्रेसिव मैटर है, इजी मैटर है, और आसानी से इसमें फुल मार्क्स 7 मार्क्स सीनियर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, हालांकि कक्षा 10 में इसका प्रश्न आज तक आया नहीं है, लेकिन डेस्क वर्क में प्रैक्टिस के लिए कई जॉब एप्लीकेशंस मिलती हैं, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसके बाद में आपको बता रहा हूँ, एक दूसरा प्रश्न लिख के
ये तो मैंने पूरा आपको समझा दिया जॉब एप्लीकेशन। तो एक दूसरा प्रश्न लिख के कि कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो उसको किस प्रकार से, जो मैंने आपको फिक्स लैंग्वेज बताई है उसमें सेट किया जा सकता है, कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तरह से कि कैसे इस प्रश्न को जो मैंने अभी आपको समझाया है जॉब एप्लीकेशन, उसकी फॉर्मेटिंग में इस प्रश्न को कैसे सेट करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या डाटा दिया गया है कि यू आर राजेश, आपका नाम राजेश है। अब ये जो राजेश है, ये राजेश सेंडर भी है, एप्लीकेंट भी है। अब इसमें तो पूरा एड्रेस आया है कि राजेश कहाँ रह रहा है, तो ये मकान नंबर 57 भी आया है, ये महावीर नगर भी आया है, कोटा में रह रहा है। अब एप्लीकेशन शब्द आ गया है कि एप्लीकेशन लिखनी है, ये लिखनी है प्रिंसिपल को। अब जो स्कूल का इंचार्ज है वो तो प्रिंसिपल होता है। इसके बाद में स्कूल का नाम भी आ गया, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम आ गया। और इसके बाद में स्थान भी आ गया करौली की, करौली में ये जॉब वैकेंसी है। और पद क्या है इस स्कूल में, इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी व्याख्याता लेक्चरर जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं उनका पद खाली है। और दैट वाज एडवर्टाइजमेंट, और डेट वाज एडवर्टाइज्ड, और जिसका विज्ञापन दिया गया था इन दी दैनिक भास्कर, ये अखबार का नाम भी आ गया कि ये विज्ञापन आया है दैनिक भास्कर में। और विज्ञापन आया है 3 सितंबर 2020 को। और इसमें आपको इंक्लूड करना है अपना सीवी, जो मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, सीवी, बायोडेटा और रिज्यूम। तो अब इसमें जो भी डाटा आए हैं, जैसे राजेश सेंडर है, एप्लीकेंट है, राजेश रहता कहाँ है, 57 महावीर नगर कोटा में। जॉब वैकेंसी कहाँ है, तो ये जो सरस्वती विद्या मंदिर है करौली का, ये जो स्कूल है, इस स्कूल के प्रिंसिपल ने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है 3 सितंबर 2020 को दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में कि इनके स्कूल में इंग्लिश लेक्चरर की जॉब वैकेंसी है, इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है। और ये जो व्यक्ति है राजेश, जो सेंडर है या एप्लीकेंट है, ये इस पद के लिए खुद को पात्र समझ रहा है। इसके पास में जो इस पद से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको ये फुलफ़िल करता है, और इसलिए ये इसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो अभी जो मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग बताई, अब उसमें इसको किस प्रकार से सेट करेंगे ये समझना है बहुत केयरफुली। अब जैसे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस या एप्लीकेंट का एड्रेस, तो इसमें तो पूरा आया है 57 महावीर नगर कोटा लिख दिया। अब उसके नीचे दिनांक, आज की दिनांक लिख दी 10 सितंबर 2020। अब उसके नीचे रिसीवर का एड्रेस, तो दी प्रिंसिपल, उसके नीचे सरस्वती विद्या मंदिर और उसके नीचे करौली। फिर सब्जेक्ट, तो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यहाँ से एन इंग्लिश लेक्चरर, फिर सर, फिर शुरू हो गया कम्युनिकेशन 6th पार्ट। अब कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पार्ट है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दी दैनिक भास्कर, डेटेड, डेट आ गई ये 3 सितंबर 2020। फिर फॉर दी पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर, फिर कोमा था कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये हो गया कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट, उसमें ये डाटा चेंज हो गए। अब कम्युनिकेशन का सेकंड पार्ट जो शुरू था बिसाइड से, वो बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे, बिसाइड्स माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर कोमा, आई हैव बीन ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, फुल स्टॉप, और आई गॉट मैनी सर्टिफिकेट्स। फिर इसके नीचे थर्ड पार्ट कम्युनिकेशन का कि इफ़ गिवन मी ए चांस, फिर कोमा कि आई प्रोमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। ये हो गया कम्युनिकेशन है। फिर थैंकिंग यू के नीचे योर्स फेथफुली के नीचे नेम, अब इसमें क्या नेम आया है, राजेश। और जो 10वां था उधर एनक्लोज्ड, अब एनक्लोज्ड में क्या लिखना पड़ेगा, सीवी। 3 शब्द मैंने आपको बताए, सीवी, बायोडेटा और रिज्यूम, ये सिमिलर वर्ड्स है तो सीवी लिखना पड़ेगा। इसके बाद में इसका सीवी क्रिएट करना है मिडिल में, तो जहाँ पे रिज्यूम लिखा था कैपिटल लेटर में, वहाँ कैपिटल लेटर में लिख देंगे सीवी। अब सीवी के पॉइंट्स जैसे नेम, अब इसमें राजेश आ गया तो नेम राजेश, उसके आगे कोई भी उसका सरनेम लिख लिया, जैसे राजेश माहेश्वरी। फिर इसके बाद में जैसे फादर नेम तो श्री लगा के कोई भी इमेजिनरी नेम ले लिया। फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ है
सेक्स है तो मेल या फीमेल तो मेल लिख दिया, नेशनलिटी तो नेशनलिटी में तो वही चलेगा इंडियन। अब जैसे मैरिटल स्टेटस है तो मैरिड अनमैरिड दोनों में से किसी को टिक कर दिया। एक्सपीरियंस है, प्रश्न में तो कुछ भी आया नहीं है तो एक्सपीरियंस भी इसमें अपनी तरफ से सेट कर दिया। मोबाइल नंबर है, ईमेल है। अब अंतर कहाँ आएगा, समझने वाली बात क्या है सीवी में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। अब सरकार ने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी है लेक्चरर के पद के लिए, तो उसी को फॉलो करेंगे प्राइवेट स्कूल्स। तो इसमें आया है इंग्लिश लेक्चरर। तो इंग्लिश लेक्चरर के लिए एमए होना चाहिए। एमए ब्रैकेट में लिख देंगे कि कौन से विषय से है, इंग्लिश से। अब इंग्लिश लेक्चरर का पद है। अगर होता हिंदी लेक्चरर का पद तो एमए ब्रैकेट में लिख देते हिंदी। अगर होता संस्कृत लेक्चरर तो एमए ब्रैकेट में लिख देते संस्कृत। एमए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसमें लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एमए ब्रैकेट में इंग्लिश और फिर कोमा बीएड। अब बीएड तो नेसेसरी है, बीएड तो नेसेसरी है। अगर कोई भी टीचर की जगह निकलती है, लेक्चरर की जगह निकलती है, इस प्रकार की कोई जॉब वैकेंसी है तो उसमें बीएड अवश्य लिखना है। लेकिन इनके अलावा कोई भी पोस्ट होती है टीचर या लेक्चरर के अलावा तो फिर उसमें बीएड का यूज नहीं करना है। तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी एमए ब्रैकेट में लिख दिया इंग्लिश कोमा बीएड। अब बात करते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसमें मैंने आपको बताया नंबर 1 वो तो कॉमन है, किसी में भी लिख सकते हैं RSCIT। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे उसमें से नंबर 2 हटेगा। उसका नंबर 2 था हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। फिर उसकी अपन गति बता सकते हैं कुछ भी, जैसे 60, 70, 80 वर्ड्स पर मिनट। तो वो केवल उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए था जिसका नाम हो सकता है क्लर्क, टाइपिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें तो क्या लिखा जाना है, इंग्लिश लेक्चरर में तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में लिखा जाना था केवल RSCIT और इसके बाद में एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, ईमेल वो फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से जॉब एप्लीकेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों को तो मेरी सलाह है कि ये जो क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग का, उस क्वेश्चन में अगर जॉब एप्लीकेशन के अथवा में कोई सा भी दूसरा लेटर दिया हुआ है, चाहे वो एडिटर का है, चाहे ऑफिशियल है, चाहे बिजनेस लेटर है, तो उनको इसमें यही जॉब एप्लीकेशन करनी चाहिए। क्योंकि जॉब एप्लीकेशन बहुत इंप्रेसिव है, डबल पेज में इसका मैटर आएगा, फिक्स लाइंस की संख्या ज़्यादा है और बहुत इंप्रेसिवली इसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले एक जॉब एप्लीकेशन पूरी बताई और फिर इसके बाद मैंने इस दूसरे क्वेश्चन से आपको समझाया कि किस प्रकार से इसका डाटा उसमें रिप्लेस हो सकता है। अब इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें भी मैं आपको जॉब एप्लीकेशन ही बताऊंगा। जॉब एप्लीकेशन का सेकंड टाइप उसमें ये होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा, फिर उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे प्रश्न होगा, तो जो डाटा आएंगे वो उस एडवर्टाइजमेंट में से सेट करने पड़ेंगे। तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो भी जॉब एप्लीकेशन का ही होगा, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट पर आधारित होगा, वो विद एडवर्टाइजमेंट होगा, ये विदाउट एडवर्टाइजमेंट है। तो मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको समझिए, इसकी जो फिक्स लाइन्स हैं उनकी रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाती है उसमें कोई भी डाटा चेंज होता है, कोई भी पोस्ट का नेम चेंज होता है, तो जो मैंने आपको फिक्स लाइन्स बताई हैं, जो फिक्स फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेटिंग में सेट कर देना है। तो पूरे 7 में से 7 अंक इस टॉपिक में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।